अ, तारानगर में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसवा के पक्ष में बहुत शानदार प्रचार प्रसार चल रहा है और जनता ने वर्तमान में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संविधान के सामने चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो वो सारी तस्वीर धीरे धीरे जनता के सामने क्लियर हो रही है। और यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसवा बड़े अंतर से आगे निकलेंगे। क्या बड़े मुद्दे हैं इन चुनाव को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या बड़ी बातें कह रहे हैं? जनता के बीच में पिछले दिनों जो देश के अंदर घटनाक्रम हुआ है, देखिए यहाँ पे जो परिस्थितियां बनी है, वो देश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। वो चाहे किसान आंदोलन के रूप में हो, चाहे ड्राइवर के आंदोलनों के रूप में हो, चाहे पहलवान बेटियों के आंदोलन के रूप में हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के द्वारा जो नागरिकता कानून जो भारत सरकार लेके आई थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट का सवाल हो, सारी चीजें बहुत नजदीक से इन्होंने देखा है। और जनता जिस समय ये नारा दे के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में, तो जनता ने खूब 10 साल तक इंतजार किया है। महंगाई का जो स्तर है वो घटा नहीं है, बढ़ता ही गया है। काला धन लाने की बात थी, आज स्थिति ये है कि एसबीआई के आंकड़े ही सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। बात तो कर रहे थे स्विस बैंक से लेके आएंगे, आज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, जो पीएम केयर फंड के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है, जनता इसको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। और आज जो सवाल है वो लोगों ने महसूस किया है कि लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। जिस तरीके से देश के अंदर घटनाक्रम हुआ है, आज चुने हुए 2-2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं वास्तव में, तो मेरी कोई उनके साथ सहानुभूति नहीं है। जनता ने ये महसूस किया है कि हमारी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंगों में कहते रहते हैं कि फलां व्यक्ति भ्रष्ट है, फलां व्यक्ति भ्रष्ट है, अगले दिन 2 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। उसके बाद में ना वो भ्रष्ट रहता है, ना उसके कोई मुकदमे में वो बरी भी हो जाता है, क्लीन चिट भी मिल जाती है। और जो लोग इनकी पार्टी में शामिल नहीं होते, इनके गठबंधन में शामिल नहीं होते, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो जनता ने एक एक चीज सारी इनकी समझ ली। भारतीय जनता पार्टी अब कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है, ये 2 आदमियों की कंपनी है। अमित शाह और मोदी जो कर रहे हैं वही फाइनल है। इस चुनाव परिणाम के बाद में आप देखना एनडीए गठबंधन भी टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी भी गाये बगाए टूटेगी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और इंडिया गठबंधन ही देश के अंदर एक नई राजनीति बदलाव है वो देगा। यूपीए की सरकार देखी हमने, अटल जी आडवाणी की सरकार के बाद यूपीए एकदम से फ्रेम में आया। हालांकि तब भी बड़े बड़े दावे हो रहे थे। लगातार 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने जो शासन किया एक प्रकार से, अब किस प्रकार का बदलाव चाह रही है जनता और क्या पूरे देश का क्या मूड लग रहा है? क्योंकि आप लोग तो सीपीआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी नजरें पूरे देश भर में रहती हैं। तो इंडिया गठबंधन जो एक जरूरत बनी, क्या वो जरूरतें पूरी कर पाएगा जनता की? नहीं, इंडिया गठबंधन सीट एडजस्टमेंट है अभी तो देश के अंदर, सीट शेयरिंग है। क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े देखोगे तो आज जो सत्ता में बैठे हैं ये पूरे हिंदुस्तान का 31 पॉइंट समथिंग, मतलब 32% से कम मत लेके बैठे हैं। इंडिया गठबंधन में 27 राजनीतिक दल शामिल हैं, उन्होंने आपस में सीट शेयरिंग की है ताकि वोटों का विभाजन है वो कम से कम हो, क्योंकि इसके बगैर ये हारेंगे नहीं। आपने जिक्र किया यूपीए गवर्नमेंट का, उस समय भी यही था। जब यूपीए गठबंधन जीतकर बहुमत में आ गया तब पहली जरूरत थी कि हम इन पार्टियों को साथ में लेकर के सरकार बनाएं और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और सारे राजनीतिक दल क्यों शामिल हो। इसलिए एक प्रोग्राम बना उस समय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम।
वो एक मैनिफेस्टो बना उस सरकार का, उस सरकार पे उन्होंने काम किया। तो जो काम किया उसमें सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा कानून, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये जो चीजें आई, जो जिनका आप परिणाम देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में। राइट टू एजुकेशन का आज गरीब का बच्चा भी निशुल्क पढ़ सकता है। लोग मजाक बनाते थे, बोले रोजगार इतने लोगों को रोजगार की गारंटी क्या हो सकती है? वो चाहे 100 दिन की है, उसमें कमियां होगी, लेकिन रोजगार की गारंटी आज है। ये यूपीए गवर्नमेंट, मनरेगा जो है उस समय नरेगा था, आज मनरेगा है, ये उस समय की गवर्नमेंट की देन है। स्वास्थ्य का अधिकार, अब आज गरीब आदमी भी इलाज करवा सकता है। तो जो चीजें अभी सीट शेयरिंग है, उसके बाद में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में जब आएगा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये जिम्मेदारी जहां तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये एक चुनाव प्रचार का एक एजेंडा है कि तो फिर आप देश किसको सौंपोगे। तो यूपी गवर्नमेंट जब बनी थी तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे, और वो लगातार 2 बार रहे और अब वालों से बेहतर कहला गए इनके कार्यकाल के बाद। तो जो बेहतर होगा वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेगा। जब सीटें इंडिया गठबंधन की ज्यादा जीत के आएंगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। जो राजनीतिक दल आज सीट शेयरिंग का हिस्सा है वो इंडिया गठबंधन में राजसत्ता का हिस्सा भी रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, उनके समर्थन में कल चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो क्या मोदी जी और बीजेपी जो कमजोर सीट मानकर चल रही है ताकि उनको एक प्रकार से उनके चुनाव प्रचार का लाभ उठा सके? देखिए, मोदी जी तो वैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते रहते हैं। तो वो आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वो आ रहे हैं। कल को कांग्रेस के भी, इंडिया गठबंधन के भी बड़े नेता आएंगे। तो ये चुनाव है, इसमें वो प्रचार करें, ये भी प्रचार करें, वो भी प्रचार करें, लेकिन जनता ने जो मन बना रखा है इनकी नीतियों को देखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी आए, मोदी जी पे विश्वास करके लोगों ने वोट दिए। मोदी जी पिछले चुनाव में भी आए थे और ये वादा किया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और कुछ छोड़ा ही नहीं है। आज एयर इंडिया अपने पास नहीं है, अपने पास रेलवे नहीं है, अपने पास LIC नहीं है, अपने पास BPCL पेट्रोलियम कंपनियां जो थी वो अपने पास नहीं है, सारी अपने दोस्त अडानी और अंबानी पे लुटा रहे हैं। तो जनता ने उस समय विश्वास किया, लेकिन आज महसूस किया है कि सारा कुछ है वो अपने दोस्तों पे लुटा रहे हैं। आज हंसदेव जंगल कट रहा है, किसके लिए कट रहा है? लोग महसूस कर रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं कोयला खनन के लिए। खनन भी होना चाहिए, संसाधन है, जरूरी है, लेकिन आप जंगलों को जिस तरीके से साफ करके और जिस गति से साफ कर रहे हैं, जंगल को जिस गति से साफ कर रहे हैं, इनको भी, अडानी को भी पता है कि ये सरकार अब थोड़े दिनों की है, इससे में जितना इनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा वो आने वाली सरकार उसको रखेगी या बदलेगी। इनको भी लगन है कि जितना कुछ होना है वो इन्हीं महीने 1.5 महीने में होना है, वो कर लो आप। तो ये बखूबी जा रहे हैं। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जो ज्यादा जीत के जाएंगे वो तय कर लेंगे। तारानगर का जिक्र करें सर, तारानगर में यहाँ पर कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवार नरेंद्र बुडाणिया जी लगातार दूसरा चुनाव जीते और बड़े भारी अंतर से बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ को हरा दिया। अब क्या वो फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को तारानगर विधानसभा में? देखिए, तारानगर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव था वो चुनाव बहुत अलग तरीके का था। उसमें वर्तमान जो MLA हैं वो कहीं गिनती में नहीं थे। उस समय चुनाव का इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण था। एक तरफ इशू जो था वो था राजेंद्र सिंह को हराओ और राजेंद्र सिंह को जिताओ, उसके इर्द गिर्द ये चुनाव था। गठबंधन को फायदा मिलना नुकसान मिलना, उस समय बिना नीतियों के चुनाव था। इस बार जनता नीतियों के ऊपर वोट कर रही है। जनता ने जो पिछले 5 साल में 10 साल में जो भुगता है, नोटबंदी का दंश लोगों को अब समझ में आया कि आखिर नोटबंदी क्या थी, किसके लिए थी। ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, 1000 का नोट बंद कर रहे हैं, 2000 का चालू कर रहे हैं।
आज अपन इतने लोग बैठे हैं, अगर एक दो की जेब में 2000 का नोट मिल जाए तो मुझे बता देना, सारे गायब हो गए। वो जो काला धन था उसको मतलब जो बंडल थे नोटों के काले धन के रूप में, उनको सॉर्ट करना था। राजनीतिक पार्टियां जो थी इनकी फंडिंग खत्म करनी थी, ये था नोटबंदी। लोगों के समझ में आ गया, उनके पास जो जमा पूंजी थी वो बैंकों में आ गई, उससे इनको पता चल गया किस राजनीतिक पार्टी के पास कितना है। आज भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया, जो पीएम केयर फंड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया है, ये जनता के सामने आ चुका है। इसलिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये अपने आप में अलग है। आप भादरा में देखेंगे तो वहां तो एकदम कंटस्थ मुकाबला हुआ था, जबकि मैं हालांकि गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे मित्र दोस्त जो चर्चा करते हैं वहां से राहुल कुशवाहा बहुत बड़े मार्जिन से आगे आएंगे। आप चूरू में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जीता हुआ है हरलाल सारन, वहां पे मैं चूरू जाके आया हूँ। चूरू में हमने 27 तारीख को मीटिंग की है। वहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राहुल कुशवाहा बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जहां बीजेपी जीती हुई है वहां बीजेपी आगे रहेगी, या कांग्रेस जीती हुई है वहां कांग्रेस आगे रहेगी। इस तरीके का चुनाव, उस समय लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए वोट किया था, अभी लोकसभा चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे जनता के साथ, एक भी वादा ऐसा बता दो जिसके ऊपर ये खरे उतरे हो, एक भी सिंगल। मैं 15 लाख खातों में डालने की बात भी नहीं करता, मैं आपके काला धन विदेश से स्विस बैंकों में, उसमें लिस्टें जारी किया करते थे कि ये, अब वो लिस्ट सही थी गलत थी, किसी ने उसका सत्यापन नहीं किया। आज कहीं वो पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के नाम से लिस्ट बना ली, स्विस बैंक में इनके इतने खाते हैं, आज कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। आज इनके दोस्त नाम ही याद नहीं है लोगों के, कौन, नीरव माल्या, मेहुल चोकसे, आपके वो मोदी जो नीरव ललित मोदी, मतलब कितने लोग हमारे जो राष्ट्रीय बैंकें हैं उनका पैसा, जनता का पैसा जो उसमें जमा था वो लोन के रूप में लेके चले गए। बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी को आप विदेश से यहाँ लेके आए हो क्या? तो जनता ने सारी चीजें 10 साल में बहुत करीब से देखी है, समझ ली, मुद्दों पे चुनाव होगा। चलिए सर, आप किसान नेता हैं, बड़ी बात किसानी की कर लेते हैं। फसल बीमा क्लेम बकाया है पिछले 1.5 साल में, लगभग 3 फसलों का, अगर इस फसल को और मिला लें। भादरा क्षेत्र का जिक्र करें या पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करें। आप विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ गया, लेकिन अभी शायद लग नहीं रहा कि ये इस चुनाव से पहले कोई फसल बीमा क्लेम का लाभ किसानों को मिलेगा। क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए, फसल बीमा क्लेम की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अकेली सरकारों के खिलाफ नहीं है। किसान और सरकार के बीच में एक कॉरपोरेट हाउस है, कंपनियां हैं। तो पहले आपके भादरा में एआईसी कंपनी थी, हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस थी, आज यहाँ पे रिलायंस है और आपके वहाँ एआईसी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग लड़े, जहाँ हमारा संघर्ष मजबूत था, वहाँ बीमा आया। हमारे चूरू जिले में चाहे कंपनी एसबीआई हो चाहे रिलायंस हो, जहाँ हमारा संघर्ष कमजोर है, रतनगढ़ सुजानगढ़, वहाँ बीमा नहीं है। जहाँ लोग जागरूक नहीं है, जहाँ चेतना का विकास नहीं है। आपके नौर भादरा पल्लू क्षेत्र में हनुमानगढ़ में जो बीमा का लाभ मिला है वो हनुमानगढ़ की सभी तहसीलों में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आपको कोई देने वाला नहीं है। आप अपने संघर्षों के बल पर, आप अपनी चेतना के बल पे कितना लेके आ सकते हो, ये वहाँ की जनता को ही तय करना है। आज जो बकाया क्लेम है, कंपनियों ने इतनी होशियारियां की हैं, आपत्ति लगा देंगे, क्रॉप कटिंग को खारिज करवा देंगे, सैटेलाइट रिपोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, और अब की बार तो नाम देते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पे हमने खसरों का चयन किया है। किया क्या है, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि खेतों में गए, 20 बीघा का खेत है, आधा बीघा में अच्छे चीणे हैं, वहां पे अपन कहते हैं ना कि यार मैं तेरे घर आ रहा हूँ, लोकेशन भेज, व्हाट्सएप पे लोकेशन आती है, वहां से उन्होंने लोकेशन कलेक्ट की और अपने दूसरे साथी के यहाँ वो लोकेशन सेंड करके सेव की।
दूसरे खेत में गए, दूसरे खेत में गए, इस तरीके से लगभग एक पटवार हल्के में 20 लोकेशन अच्छे फसल वाली कलेक्ट कर ली। कलेक्ट करने के बाद में दिल्ली गए ही। ये तहसीलदार के पास नहीं गए, एसडीएम के पास नहीं गए, ये कलेक्टर के पास नहीं गए, ये राजस्थान के सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, ये मोदी जी के पास गए और बोले साहब इन लोकेशन में क्रॉप कटिंग करवानी है। उन्होंने रैंडम का नाम दिया है। पहले खसरे अलॉट होते थे रैंडम से। इन्होंने कहा कि ये 20 खसरे यहाँ पे हमारे पास आए थे, इनमें से हमने रैंडम से 4 चूज करके भेज दिए। तो वो जो 20 थे वही बेईमानी से थे, उनमें से 4 भेज दिए। अब पटवारी कृषि पर्यवेक्षक उनको वो लोकेशन दे दी। अब वो लोकेशन लेके जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां से भेजी गई थी, वहां जाके वो 5x5 का प्लॉट, मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी एक किसान, सीधा साधा किसान तो इस बात को समझ ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग इसको समझे। हमने 29 फरवरी को जैसे ही हमें ये पता चला कि इस तरीके से हुआ है, 29 फरवरी को हमने पहला ज्ञापन दिया कलेक्टर को। उसके बाद में हमारे धीरवास काड़वास के किसान कुछ आए, उनके समझ में बाद में आया कि सारे खसरे ही मतलब बढ़िया फसल। हाँ 20 खेतों में पानी लग रहा है एक पटवार हल्के में, और चारों ही खसरे उन पानी लगने वाले खेतों के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदमाशी हुई है। हम जो इसकी तय तक गए, पहले तो हमें भी पता नहीं चला कि बेईमानी किस लेवल की है। हमें पता चला, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, 11 मार्च को एसडीएम के यहाँ धरना दिया, 14 मार्च को फिर कलेक्टर को दिया। फिर कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखा कि इस तरीके से बात आ रही है, जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं सत्य है। ये हमने हमारे जो प्रशासनिक बॉडी है उससे सत्यापन करवाया है। हम 22, मैं और कॉमरेड उमराव सिंह 21 मार्च को जयपुर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से भी मिले। सेक्रेटरी ने कहा कि हो ही नहीं सकता, क्रॉप कटिंग तो रैंडम से होती है। हमने कहा साहब क्रॉप कटिंग चल रही है और ये लॉन्गिट्यूड और दूसरा नाम है अक्षांश देशांतर, उनके हिसाब से हो रही है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, रेवेन्यू बोर्ड से खसरे आते हैं उनके मुताबिक ही होगा। फिर उन्होंने अपने कमिश्नर से टेलीफोन पे बात की, तो कमिश्नर ने कहा कि सर अपने पास तो दिल्ली से एक लेटर आया था, उस लेटर के ऊपर अपना लेटर लगा के हमने कलेक्टर को भेज दिया और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो है वो जीपीएस लोकेशन के हिसाब से ही हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब हो गया, इसकी भरपाई होगी या नहीं होगी वो तो जनता के संघर्ष के ऊपर है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति को हम कैसे रोकें ये हमारे सामने चुनौती है। अन्यथा बीमा हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो कंपनियां आई हैं ये कोई किसान की या लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आई, ये मुनाफा कमाने के लिए आई है। और मुनाफा